चलिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं जेंडर डिवीज़न। जेंडर बेस्ड डिवीज़न। अब यहाँ पे आप देखिए, हम मेल और फीमेल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक हायरार्किकल सोशल डिवीज़न हमारे यहाँ है। जो ये कहता है कि जो मेल हैं वो डोमिनेट हमेशा करेंगे विमेन पे, यानी फीमेल्स पे। जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स एक तरीके का हमारे यहाँ देखने को मिलता है। और इस बड़े ही ऑब्वियस इशू पे, जो कि हर जगह हमें दिख रहा है, इस इशू पे जो पॉलिटिकल हमारी विल है, पॉलिटिकल जो विल है, वो कहीं ना कहीं लूज़ पड़ती है। यानी ये सारी चीज़ें साफ दिखने के बावजूद भी इनको जो एड्रेस करने की बात है वो पॉलिटिक्स में अभी नहीं हो पा रही। अभी आगे भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे अभी पिछले चैप्टर में आपने फेडरलिज्म में पढ़ा था कि 1/3 का जो रिजर्वेशन है, 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं या म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के जो चुनाव होते हैं, उसमें 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व रहती हैं, रिजर्व फॉर विमेन। लेकिन वही चीज़ अभी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है या जो स्टेट असेंबली इलेक्शन है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है, बट इसको बहुत अच्छे तरीके से अभी एड्रेस नहीं किया जा रहा। बल्कि इसको हम मान के चलते हैं कि ये नेचुरल है और अनचेंजेबल है। इसकी जगह हम इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये नेचुरल एंड अनचेंजेबल है। इसको ऐसा सपोज कर लिया जाता है कि ये जो डिवीज़न है या जो हायरार्की है, ये जो जेंडर बेस्ड डिवीज़न है, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। और सोशल एक्सपेक्टेशंस और जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो इसको पक्का और करते चले जाते हैं। अगर हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये गर्ल है या ये विमेन है, इसको ये काम करने चाहिए या ये काम नहीं करने चाहिए, तो वहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उससे उसी तरीके के आएंगे। वहाँ पर भी हम जेंडर को ही इन्वॉल्व कर देते हैं कि ये गर्ल है तो ये इसी तरीके का काम करेगी, या ये बॉय है तो ये बाहर का काम यही करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें अपने दिमाग में बना लेते हैं और एक स्टीरियोटाइप बन जाते हैं कि नहीं, ऐसे चला आ रहा है और ऐसे ही चलेगा। बट ऐसा अब नहीं है, काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम और एक नेक्स्ट टॉपिक इसी में पढ़ेंगे, दैट इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीज़न। हमारे घरों में किस तरीके से डिफरेंसेस किए जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशंस बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं हुई है लोगों की, और वो वहाँ पर जो गर्ल्स हैं उस घर की, उन्हें सफ़र करना पड़ता है। तो ये तो प्राइवेट लाइफ का हो गया। पब्लिक लाइफ में भी हम घर के बाहर देखें, चाहे वो लेबरर्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में हों, कई जगह एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ता है विमेन को। तो थोड़ा हम इसी चीज़ को देखेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीज़न के फॉर्म में। तो पब्लिक लाइफ में कहाँ पर ये डिफरेंसेस हमें दिखाई पड़ते हैं और प्राइवेट लाइफ में कहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। अब घर के आप अंदर देखिए तो बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बॉयज़ एंड गर्ल्स इन होम, घर के अंदर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं आप लोग देखते होंगे कि जो किचन के वर्क हैं वो गर्ल्स को अलॉटेड हो जाते हैं और जो बाहर मार्केट के वर्क हैं वो बॉयज़ के लिए हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक शुरुआत से ही रियरिंग में, बच्चों की पैदाइश में, उनके पलने बढ़ने में एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाता है। दूसरी चीज़, घर के बाहर आप देखें इन द फॉर्म ऑफ लेबर,
लेबरर्स के आप फॉर्म में देखें तो वहाँ पर भी सेक्सुअल डिवीज़न होता है लेबरर्स में, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। अगर वो लेडी है, कोई काम कर रही है, तो उसको उसी काम का कम पैसा दिया जाएगा, और अगर कोई वो मेल वर्कर है तो उसी काम का उसको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। घर के अंदर कुकिंग है, क्लीनिंग है, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रेन, ये सारी चीज़ें ये विमेन के लिए अलॉट हो जाती हैं। और जो मेन हैं उनको आउटसाइड वर्क दे दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इन्हीं जॉब को, अब इसी को आप देखिए, जो टेलरिंग का वर्क है ये सपोज़ किया जाता है, या जो कुकिंग का वर्क है ये घर के अंदर ये लेडीज़ को अलॉटेड है, बट यही वर्क बाहर जहाँ पे इनको पे होता है, जहाँ पे ये पेड वर्क हो जाता है, तो घर के बाहर यही सारे वर्क, टेलरिंग का हो या फिर कुकिंग का हो, ये मेन आराम से कर लेते हैं, क्योंकि उसके लिए उनको प्रॉपर पे किया जाता है। तो इस तरह से ये हम डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब विमेन को घर के बाहर का काम नहीं करना है, उसको घर का ही काम करना है। विलेजेस में आप देखिए, विलेजेस में यही जो लेडीज़ हैं ये घर के बाहर निकलती हैं। अगर दूर कहीं जाना है पानी भरने, तालाब से या कुएं से पानी भरने जाना है, तो वहाँ पे मेल नहीं जाते घर के, वहाँ पे कौन जाता है, जो फीमेल, जो लेडीज़ हैं वो जाती हैं पानी भरने, तब वो घर के बाहर जा सकती हैं। अगर लकड़ी लाना है जलाने के लिए, किचन के लिए गांव में, तो उसके लिए भी विमेन ही जाएंगे, विमेन इन विलेजेस। अब ये क्या क्या काम करती हैं, फेच वाटर, कलेक्ट फ्यूल एक्सेट्रा, और वर्क इन द फील्ड्स ऑल्सो। खेतों में काम करना है तब भी ये घर के बाहर निकलेंगे। सिटीज़ में आप देखिए, डोमेस्टिक हेल्पर घरों में काम करने जाती हैं, तब भी ये इनको घर के बाहर जाना पड़ता है। इसके लिए इनको वर्क भी पेड वर्क है, ये पैसा मिल रहा है, और ये अपने जो फैमिली में जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट टू फैमिली, वहाँ अपने मेल काउंटर पार्ट को ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपको डिवीज़न देखने को मिलता है। अब पब्लिक लाइफ में और ज़्यादा अगर हम बात करें, पॉलिटिक्स में देखिए, अभी जैसे मैंने बात की कि 1/3 का जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ 3rd टियर में है, यानी कि जो ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले जो इलेक्शन होते हैं सिर्फ उसी में है। पब्लिक अफेयर में जो पार्टिसिपेट करने की बात है, वहाँ पे सिर्फ बहुत पहले का अगर देखें तो वहाँ पे सिर्फ मेन को ही अलाउड था वोट करना, या पब्लिक अफेयर में पार्टिसिपेट करना, या पब्लिक ऑफिसर्स के लिए कंटेस्ट करना। तो जो अर्लियर पोजीशन थी उसमें मेन को राइट थे, और सिंगल उन्हीं को सिर्फ राइट थे टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर vote and contest for public offices।
ये सारे राइट सिर्फ मेन को ही अलॉटेड थे, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आए और ये इसमें आवाज़ उठी पॉलिटिक्स में कि विमेन को भी इक्वल राइट्स दिए जाएं। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में हुआ। जो विमेन थी वो ऑर्गेनाइज हुई और उन्होंने एजिटेशन के लिए दिखाया कि हमें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये वोटिंग राइट्स एक्सटेंड किए गए कि वुमेन को भी वोटिंग राइट्स मिलें, और पॉलिटिकल जो उनकी सिचुएशन है पॉलिटिकली वो भी उसमें सुधार लाया जाए। अब आज आप देखिए कि विमेन भी कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन। हमारी जो वित्त मंत्री हैं, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण लेडी हैं, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट लेडी रह चुकी हैं। तो इस तरह से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में चेंजेस आए हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में काफ़ी पहले आ गए और बहुत में अभी तक भी नहीं आए हैं। जैसे हम बात करें स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड की, तो पार्टिसिपेशन जो विमेन का है पब्लिक लाइफ में वो बहुत हाई है। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो इन कंट्री को स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, और यहाँ पे फिनलैंड की बात आ रही है, तो इन सब जगहों पे जो पार्टिसिपेशन है विमेन का, विमेन पार्टिसिपेशन इज़ मच हाई। much higher as compared to इंडिया। ये पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी कुछ करने की अभी भी ज़रूरत है। बहुत सारे इम्प्रूवमेंट के बाद भी, जो इंडिपेंडेंस के बाद इतने सारे इम्प्रूवमेंट हुए, लेकिन अभी भी जो हमारे यहाँ डोमिनेट किया जाता है, और जो मेन डोमिनेटेड सोसाइटी की तरह हमारे यहाँ हर चीज़ें होती हैं। मेन डोमिनेटेड सोसाइटी, लेकिन ये भी अब काफ़ी कम जगहों पे हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे एजुकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है, या फिर डिफरेंट रीजंस होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड होता है, सोशल सर्किल होता है, तो वहाँ पे ऐसा कहीं कहीं पे ऐसा नहीं है। बट ज़्यादातर जगह अब जो फीमेल्स हैं, लेडीज़ हैं, उनको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं और वो काफ़ी अच्छा उसमें एक्सेल कर रही हैं। बट बहुत सारी जगहों पे डिसएडवांटेजेस हैं, डिस्क्रिमिनेशंस भी हैं। रूरल है, इंटीरियर एरियाज़ में आप चले जाइए, और झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में चले जाएँ, साउथ में भी कहीं पे कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कि काफ़ी जो विलेजेस हैं वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन में देखने को मिलता है। अब इसमें थोड़ा सा और बात करें कि क्या क्या बेसिक रीजंस हैं और एग्जैक्ट सिनेरियो क्या है इंडिया के अंदर बेसिकली। उसमें पहली चीज़ आ रही है कि लोअर लिटरेसी रेट। फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला है लोअर लिटरेसी रेट। विमेन का 54% है, विमेन का 54% है, जबकि मेन लगभग 76% के आसपास है। इसका मतलब कि जो एजुकेशन के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इक्वल चांसेस हैं, वो लड़कियों तक यानी विमेन तक नहीं पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर ये होता है कि प्राइमरी एजुकेशन गांव में हो गई, उसके बाद कि एजुकेशन के लिए तहसील भेजना या शहर भेजना है, तो वहाँ पे विमेन को या गर्ल चाइल्ड को पीछे कर दिया जाता था कि नहीं बस अब इतना काफ़ी पढ़ लिया, और बॉयज़ को की एजुकेशन को पे ध्यान दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। रूरल बेल्ट में भी जो लड़कियाँ हैं वो 10-15 किलोमीटर दूर आराम से रोज़ साइकिल चला के जा रही हैं। तो चेंजेस काफ़ी सारे आए हैं। हायर स्टडीज़ में भी हम देखें तो वहाँ पर भी जो गर्ल्स का जो रिज़ल्ट है वो बेटर है, काफ़ी बेटर है बॉयज़ के रिज़ल्ट से। आप अपने भी क्लास में आप देखेंगे इसको, तो आप 9th के अपने रिज़ल्ट को थोड़ा सा अच्छे से देखिए, 8th के रिज़ल्ट पे अगर ध्यान दीजिए तो
जो टॉपर होती हैं वो ज़्यादातर गर्ल्स ही देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं वो सिंसियर हैं इन कंपैरिजन टू बॉयज़। अब लेकिन ड्रॉप आउट अगर देखें तो वहाँ पर भी उनका जो नंबर है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं जो पेरेंट्स की जो विल होती है वो ये होती है कि वो बॉयज़ को ज़्यादा प्रमोट करें और गर्ल्स को एजुकेशन वहाँ पे रोक दी जाती है, क्योंकि रिसोर्स यानी पैसा जितना वो खर्च करना चाहेंगे वो बॉयज़ पे खर्च करते हैं और गर्ल्स पे उतनी ध्यान नहीं देते। ये सारी सिचुएशन चेंज हो रही है टाइम टू टाइम काफ़ी तेज़ी से। ये थोड़ा पुरानी चीज़ें हम एक तरह से देखा जाए तो डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बट सोसाइटी में ये चीज़ें अभी भी प्रिवेल कर रही हैं। तो पेरेंट्स का जो रुख होता है वो बॉयज़ की एजुकेशन पे ज़्यादा रहता है। चलिए अब सैलरीज़ की बात अगर की जाए कि विमेन को सेम वर्क के लिए जो वर्क उनके मेल काउंटर पार्ट कर रहे हैं, सेम वर्क के लिए कम सैलरी पे की जाती है। An Indian woman works 1 hour more than an average man every day। अगर दिन भर का काम अगर हम कंपेयर करें तो जो विमेन है वो कहीं ज़्यादा काम, 1 घंटे ज़्यादा काम करती है एक आदमी के काम से, क्योंकि आदमी इधर बैठते हैं उधर बैठते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, लेकिन जो विमेन है उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको कम करके मापा जाता है, लेकिन अगर वर्क हम देखें तो कहीं ज़्यादा करती है। येट मच ऑफ अ वर्क इज, बल्कि जो और बट लेस पेड एज कंपेयर्ड to their male counterpart। लेकिन अगर मेल से देखा जाए तो उनको सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है, जबकि उनका जो वर्क है वो कहीं ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हम देख रहे हैं। हमने यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात करी, विमेन में कहीं कम है, विमेन में ज़्यादा है। गर्ल्स को एजुकेशन के बेटर चांसेस नहीं मिल पाते हैं, जबकि उनका जो रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं अच्छा रहता है बॉयज़ के कंपैरिजन में। लेकिन पेरेंट्स का जो व्यू है, जो सोचना है, जो थिंकिंग रहती है वो थोड़ा सा उल्टी रहती है। बॉयज़ के एजुकेशन पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। और आउटसाइड सिनेरियो में देखें तो अगर वर्किंग क्लास में देखें जहाँ पे वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, तो वहाँ पे विमेन का जो वर्क है वो 1 घंटे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही रहता है मेल के कंपैरिजन में, बट उनको जो सैलरी है वो कम मिलती है उनके मेल काउंटर पार्ट से। ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, अभी 1-2 चीज़ें और इसमें देखते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ लॉज बनाए हैं, उनमें से एक है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इसमें क्या है कि इक्वल वेजेस दिए जाए, अगर इक्वल वर्क है तो इक्वल वेजेस दिए जाए, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। यहाँ पे मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। अगर सेम वर्क एक लेडी कर रही है और वही काम कोई मेल कर रहा है तो वहाँ पे दोनों को सेम सैलरी दी जाएगी। वहाँ पे जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हों
स्पोर्ट्स हो, डिफरेंट एरियाज़ हैं वर्क के, वहाँ पे विमेन को मेन के कंपैरिजन में कहीं से भी कम सैलरी नहीं दी जाएगी। सेम वर्क और वर्क इक्वल वेजेस है, इक्वल सैलरी। तो ये इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, 1976 में ये लॉन्च किया गया। बहुत सारे पार्ट्स में हम देखते हैं कि अबॉर्शंस, ये बहुत गंभीर समस्या, बहुत सीरियस थ्रेट है सोसाइटी के लिए। आप जानते हैं कि हरियाणा पंजाब का जो रीजन है वहाँ पे एक बहुत ख़राब सेक्स रेशियो है, यानी पर 1000 अगर हम बॉयज़ देखें तो गर्ल्स का नंबर काफ़ी कम है। तो इसका रीज़न यही है कि वहाँ पे एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ के लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि वहाँ जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड है। अगर लड़का होगा तो वो ज़्यादा वर्क करेगा, घर के लिए वो ज़्यादा काम आएगा इन कंपैरिजन टू गर्ल। तो वहाँ पे अबॉर्शंस की काफ़ी न्यूज़ आ रही थी। तो अब गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे। वहाँ पे उन्होंने हर अल्ट्रासाउंड सेंटर पे एक ये जो इंफॉर्मेशन है वो लगाई रहती है कि सेक्स डिटर्मिनेशन अगर सेक्स का किया जाएगा कि जो मदर है उसका जो चाइल्ड है वो बॉय है या गर्ल है, इसको बता दिया जाए अल्ट्रासाउंड के समय में। तो जैसे किसी भी तरह से बताया जाएगा तो वो जो पूरा सेंटर है वो सील कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे हो रही थी और सेक्स डिटर्मिनेशन करके अगर वो गर्ल है तो उसको अबॉर्ट करा देते थे। इस तरीके की हाइनस एक्टिविटीज़ होती थी, इसीलिए वहाँ पे सेक्स रेशियो इतना ख़राब है। तो इस तरीके की चीज़ें भी फेस करनी पड़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हमने देखी। यहाँ पे हमने लास्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन और अबॉर्शन की बात की, पंजाब हरियाणा की बात की वहाँ पे, और एजुकेशनल और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को चाहे हम बात करें, चाहे वहाँ पे हम लेबर्स का जो वेजेस की बात करें। अभी हमने किया था कि कम वेजेस दिए जाते थे, तो फिर ये 1976 में इक्वल रेम्यूनरेशन जो एक्ट था वो पास किया गया। बट अभी भी बहुत सारे ऐसी ज़रूरतें हैं, ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे कि काम करना अभी भी ज़रूरी है। और सोसाइटी में लोगों की थिंकिंग में चेंज आना और पॉलिटिकल व्यूज़ में चेंज आना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए जो बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मूवमेंट्स चलाए जा रहे हैं, मूवमेंट्स फॉर जो विमेन के इक्वलिटी राइट्स के लिए, या विमेन के जो इक्वल उनको अपॉर्चुनिटी, उनके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विमेन, और साथ ही साथ उनके इक्वल राइट्स। यहाँ पे हमने राइट्स की भी बात हम करेंगे, इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं। तो जितने भी मूवमेंट चलाए जा रहे हैं उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी सिचुएशन बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत ही ख़राब है, और वहाँ पे विमेन की इक्वल राइट्स के लिए जितने मूवमेंट चलाए जा रहे हैं इन सबको कलेक्टिवली हम बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट।